नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के भाई चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिले की। तो दोस्तों, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जो जिला हरियाणा के करनाल जिले से अलग करके बनाया गया है। 1947 की बात है, जब हरियाणा के मौजूदा 5 जिले जो थे, ये थे हिसार, रोहतक, करनाल और अम्बाला, गुड़गांव, ये पंजाब का हिस्सा थे। और 1948 में जब PEPSU यानी कि पंजाब के अंडर के जो स्टेट थे या स्टेट यूनियन थी, उसका निर्माण के साथ महेंद्रगढ़ जिला पंजाब के 19 जिलों में से एक जिला बना। जब पंजाब प्रांत के हिस्से थे, तब हरियाणा प्रदेश का 6वां जिला बन करके आया। कौन? महेंद्रगढ़। इसके साथ ये हरियाणा राज्य के अस्तित्व के निर्माण के साथ 1 नवंबर 1966 को जींद जिला अस्तित्व में आया। इसके बाद सोनीपत जिले को और भिवानी जिले को इससे अलग किया, ये 22 दिसंबर 1972 को। करनाल जिले का फिर विभाजन कर दिया गया। करनाल जिले का विभाजन करके क्या बनाया गया? 23 जनवरी 1973 को जब करनाल जिले को बांटा गया, तो दूसरा जिला कौन सा निकल करके आया? वो था कुरुक्षेत्र। तो कुल मिला के सार यह है कि करनाल जिले का बंटवारा जब 23 जनवरी 1973 को हुआ, तो कुरुक्षेत्र का जन्म भी उसी दिन हुआ था, उसी दिन जिले के रूप में हुआ था। तो कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? 23 जनवरी 1973 को। अब बात आती है कुरुक्षेत्र की दूरी या किस दिशा में कौन सा है, तो हम रेलवे लाइन के अकॉर्डिंग इसको आज बताएंगे। तो दिल्ली से 160 किलोमीटर उत्तर में और करनाल से 34 किलोमीटर उत्तर में है कुरुक्षेत्र। अम्बाड़ा से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह एक ऐसी जगह है जो अपनी महान विरासत के लिए जानी जाती है पूरे देश भर में। और मार्कंडा, सरस्वती यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। और मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र में पुरानी जो है पुरुषनी नदी और दृष्टि नदी, पवित्र नदियां जो हैं, पुराने पवित्र नदियां सरस्वती और दृश्यवती जो के बीच के मार्ग जो है, बीच के मार्ग को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। करनाल और कैथल जिलों के साथ कुरुक्षेत्र को राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और बासमती चावल के लिए, क्योंकि ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की मिट्टी आमतौर पर जलोढ़, दोमट है और मिट्टी की औसत बनावट का गठन नहीं करती। क्षेत्रफल देखा जाए तो यहाँ का है 1530 वर्ग किलोमीटर। और औसतन ऊंचाई मैदानी क्षेत्र की देखी जाए तो ये है 274 से 241, क्योंकि कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर ढलान है। जैसे भूमि का सामान्य ढलान उत्तर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, तो इस करके इसकी कोई फिक्स नहीं है कि यह इसकी औसत ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई के तो जो है पैमाने लिए गए हैं, यह है एक जो 274 से लेकर के 241 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। कुरुक्षेत्र को 2 उपभाग कुरुक्षेत्र में शामिल है। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर और पिहोवा। थानेसर सब डिवीजन में 2 तहसील आते हैं, थानेसर और शाहबाद, जबकि 2 उप तहसील हैं, इसमें लाडवा और बबैन। पिहोवा उपमंडल में पिहोवा तहसील आती है और इस्माइलाबाद उप तहसील आती है। यहाँ पर इसमें कुरुक्षेत्र में 419 गांव हैं। और महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण शहर कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र, थानेसर और पिहोवा। पंजाब की सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ पर सिख आबादी सबसे ज्यादा है। सिख आबादी सबसे ज्यादा है। और 2011 की अगर जनगणना को उठाकर देखें तो यहाँ पर कुल आबादी 9,64,655 और लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 889 महिलाएं 1,000 पुरुषों पर और साक्षरता दर 76.70% है। कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से जो यहाँ के सांसद हैं वो हैं नायब सिंह। कुरुक्षेत्र का सबसे पहले वर्णन जो मिलता है भगवत गीता के प्रथम श्लोक में किया गया है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के रूप में। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान भी है, जहाँ वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के रूप में से देखा जाता है। और यह वो भूमि भी है जहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी और कृष्ण
ने अर्जुन को ज्योतिषर में कर्म के दर्शन का उचित ज्ञान दिया था, यानी कि गीता ज्ञान जो दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र जो है 48 कोस में फैला हुआ विशाल क्षेत्र है, जिसमें कई तीर्थ स्थान, मंदिर, पवित्र तालाब आदि हैं, जिनके साथ पांडव और कौरवों और महाभारत से कई जो घटनाएं और अनुष्ठान हैं उनका संबंध रहा है। कुरुक्षेत्र आर्य सभ्यता और पवित्र सरस्वती नदी के उदय के साथ इसके विकास की निकटता से भी संबंधित है। बात करते हैं कि यह इस भूमि के बारे में, तो मनुस्मृति जो है मनु द्वारा वो इसी भूमि पर लिखी गई थी। ऋग्वेद का संकलन सामवेद ज्ञानी ऋषियों द्वारा किया गया था। ऋग्वेद का इनका संकलन कुरुक्षेत्र का जो है नाम कुरु के नाम पर रखा गया था, और इसको पहले कुरु जंगल भी कहा जाता था, बाद में इसको कुरुक्षेत्र नाम दिया गया। इस भूमि पर लोगों की समृद्धि और काफी लोगों की समृद्धि और बलिदान हुए हैं। कुरुक्षेत्र भारत के इतिहास में जितना पुराना है, इतिहास बहुत पुराना है। जिस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र जिला निहित है, इसके प्राचीन इतिहास को आर्यन अतीत के समय में कभी कभी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। डॉक्टर आर सी के अनुसार मजूमदार के अनुसार यह भारत में आर्यों का आवर्जन यानी कि उनके शुरुआत से पहले की एक धार्मिक केंद्र था, यानी कि आर्यों के आने से पहले का भी यह एक केंद्र था, धार्मिक केंद्र था कुरुक्षेत्र। पुराणों के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार भारतवंश में जो राजा कुरु के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कौरवों और पांडवों के पूर्वज भी। महाभारत का युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया है। वामन पुराण में वर्णित राजा कुरु ने सरस्वती नदी के तट पर भूमि पर 1900 शताब्दी ईसा पूर्व से पहले सुख को 8 सद्गुणों, कौन से सद्गुण थे वे? सत्य, क्षमा, दया के साथ आध्यात्मिकता के लिए चुना था, और पवित्रता, दान, भक्ति और आचरण, ये सभी तत्व जो थे उन्होंने जो 8 तत्वों की बात की थी, ये वो 8 तत्व। भगवान विष्णु राजा कुरु के कृत्य से प्रभावित हुए और 2 वरदान दिए। पहला, यह जो भूमि हमेशा कुरु की भूमि के रूप में या उसके नाम से प्रसिद्ध रहेगी या उसी नाम से चलती रहेगी, एक पवित्र भूमि के रूप में मानी जाएगी। दूसरा, भूमि पर मरने वाला हर कोई जो है स्वर्ग जाएगा। तो ये 2 वरदान उनको प्राप्त हुए जब उन्होंने अपने 8 जो सुख के तत्व हैं उनको एक साथ रख के जब प्रार्थना की थी भगवान से। तो कुरुक्षेत्र भूमि पर 2 जो हैं प्रमुख नदियां हैं, एक सरस्वती है, दूसरी दृश्यवती नदी या दृश्यवती नदी। इसके बाद आगे चलते हैं तो आता है कि इस भूमि को उत्तरवेदी नाम से, ब्रह्मवेदी और धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है। जब राजा कुरु इस भूमि पर आए थे तो इसे उत्तरवेदी कहा जाता था, और राजा हर्षकालीन के दौरान, और जब अपनी प्रगति चरम सीमा पर पहुंच गया यह प्रदेश, और जिसके दौरान चीनी विद्वान जो जुआंग जैन यहाँ आए थे और थानेश्वर का उन्होंने दौरा किया था। ईसा पूर्व जो है 4वीं शताब्दी में के अंत तक कुरुक्षेत्र को मौर्य द्वारा जीत लिया गया था, यानी कि वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। बाद में बौद्ध और हिंदू धर्म का केंद्र बना, क्योंकि मौर्य जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे। इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाले कुषाणों के उदय के बीच बहुत कम जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर कुषाण के इतिहास का बहुत ही संक्षिप्त या फिर बहुत ही कम वर्णन देखने को मिलता है। देश में कुषाण शक्ति के पतन के बाद कुरुक्षेत्र केवल 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो गया था। गुप्त शासन के तहत कुरुक्षेत्र में एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान का अनुभव किया और हिंदू धर्म का केंद्र बन गया। गुप्त के पतन के बाद पुष्यवती राजवंश ने इस पर या शुंग राजवंश ने शासन किया। 647
ईस्वी में उत्तराधिकार के बिना हर्ष जो है पुष्यवती वंश की मृत्यु के बाद एक कश्मीरी सेना ने 733 ईस्वी में कुरुक्षेत्र पर संक्षिप्त विजय प्राप्त किया, यानी कि संक्षिप्त यानी कम ही विजय प्राप्त की, लेकिन क्षेत्र में प्रभुत्व समाप्त करने में प्रभु स्थापित करने में अपना प्रभुत्व वह असमर्थ रही। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश की स्थापना उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में कुरुक्षेत्र ने अपनी स्वतंत्रता बंगाल को खो दी और गजनी महमूद के 1014 में कुरुक्षेत्र को बर्खास्त कर दिया और 1034 ईस्वी में मुस्लिम हमलावरों ने इसे बर्खास्त कर दिया था। 1206 में कुरुक्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया और 1240 में सल्तनत के भीतर विद्रोह के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता कुछ समय के बाद ही कुरुक्षेत्र नियंत्रण में था और यह 1388 तक दिल्ली का हिस्सा रहा। दिल्ली सल्तनत की खड़ी गिरावट क्षेत्र के पास तोमेर लेन की छापेमारी के बाद कुरुक्षेत्र एक बार फिर स्वतंत्र हो गया और सैयद राजवंश ने कुरुक्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लोधी वंश के तहत इस क्षेत्र को अधिक मजबूती से नियंत्रित किया गया। इसके बाद 1526 में बाबर और एक स्थानीय विद्रोह को समाप्त करने के बाद कुरुक्षेत्र मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और अकबर के तहत कुरुक्षेत्र एक बार फिर न केवल हिंदुओं बल्कि सिखों और मुसलमानों के लिए भी एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। 1526 में बाबर द्वारा एक स्थानीय विद्रोह को समाप्त करने के बाद इसको मुगल साम्राज्य में जोड़ा गया और अकबर के काल में यह हिंदू, मुस्लिम और सिखों का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र को मुगल या सिख सेना द्वारा नियंत्रित किया गया, जब तक कि अंग्रेजों ने 1803 में इस पर कब्जा नहीं कर लिया। 1805 में अंग्रेजों ने शहर को अपने नियंत्रण में करने वाले सिख बल को हराने के बाद कुरुक्षेत्र पर कब्जा लिया और 1947 के बाद से कुरुक्षेत्र एक लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। जिला 1973 में करनाल जिले से अलग कर दिया गया था और बाद में यह कुछ हिस्सों के निर्माण के समय कैथल, यमुनानगर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह जिला अंबाला डिवीजन का हिस्सा है और कुरुक्षेत्र श्रीमद भगवत भूमि और भगवत भूमि भी है, यानी भगवत गीता की भूमि भी है। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र केवल वह भूमि नहीं, महाभारत की भूमि कहा जाता है। अर्जुन को दिए गए जीवन और कर्म के दर्शन के लिए भी जाना जाता है। 5000 से अधिक वर्षों के लिए श्रीमद् भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ के रूप में उभरा जो धर्मों और समुदायों के लिए टैग से मुक्त है। यह निस्वार्थ और कर्म के संदेश के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। कुरुक्षेत्र दशकों से गीता जयंती या गीता अद्यतन का जन्मदिन मना रहा है। लंबे समय तक इसे कुरुक्षेत्र उत्सव के रूप में जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष के महीने में मोक्षदा एकादशी पर इसे मनाया जाता है और 2016 में हरियाणा सरकार ने इसे एक बार वैश्विक उत्साह देने का फैसला किया और 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। गीता जयंती 10 दिसंबर को पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है और 2016 में 1 मिलियन से अधिक यानी 10 लाख से अधिक लोगों ने इन घटनाओं का दौरा किया जो गीता जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। और कुरुक्षेत्र में फिर से 17 नवंबर 2017 को गीता जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार हो गया और गीता जयंती जो है 30 नवंबर को मनाई गई। गीता जयंती 30 नवंबर को पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार मनाई गई और 2.5 मिलियन से अधिक लोगों ने इसका दौरा किया।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने का विचार जो है स्वामी ज्ञानानंद द्वारा GIEO के संस्थापक के मन में आया था और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन 23 नवंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक किया गया। जो 2019 का आयोजन है यह आपके प्रश्न में आ सकता है, अच्छा से सीन पूछा जा सकता है। कब से कब तक मनाया गया था? यह मनाया गया था 23 नवंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक बनाया गया था। और जो है हरियाणा सरकार का मतलब इसमें टोटल खर्च कितना, कुल खर्च कितना आया था? कुल खर्च इसमें आया था 8.94 करोड़ रुपए। यह कुल खर्च यहाँ इसको आयोजित करने में आया था या वहन किया था सरकार ने। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना जो हुई थी 24 जून 1991 में की गई थी। डिवाइन सिटी सेंटर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कुरुक्षेत्र में। एशिया के सबसे जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है वह लाडवा में स्थित है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का निर्माण 1 अगस्त 1968 को हुआ था। सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो हिंदुओं के बीच बहुत ही अधिक पूजनीय है और खूबसूरती से निर्मित किए गए बहुत अच्छे पार्क यहाँ पर हैं। पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क, ऐसे कुछ आकर्षण के केंद्र हैं जो बहुत ही अच्छे पार्क हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई है और कुरुक्षेत्र में एकात्मक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज 1963 में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT के रूप में घोषित कर दिया गया। कुरुक्षेत्र को हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 2016 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT के रूप में दो प्रतिष्ठित संस्थान भी है वह दिए गए हैं। देश की पहले आयुष यूनिवर्सिटी जो थानेसर हल्के में गांव फतेहपुर में है 94.5 एकड़ जमीन पर बनेगी और विश्वविद्यालय के लिए सरकार से 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और 19-20 में 75 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए और 100 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय कार्यालय के लिए खर्च का प्रावधान है। आयुष विश्वविद्यालय जो है स्थापित आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र आयुर्वेद शोध का कार्य करेगा और इसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी PG डिग्री के कोर्सों में PG डिग्री की जो है सीट दी जाएंगी या PG डिग्री प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के परिसर में विशाल अस्पताल, लाइब्रेरी और हर्बल गार्डन को भी स्थापित किया जाएगा। 2017 में सरकार ने कुरुक्षेत्र को एक पवित्र शहर के रूप में घोषित किया है और इसका धार्मिक महत्व के कारण नगर की सीमा के भीतर मांस की बिक्री और कब्जे और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जो परिक्रमा है पूरे कुरुक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है और इसके अंतर्गत काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आते हैं। हिंदी वाक्यांश 48 कोस परिक्रमा पवित्र शहर के चारों ओर 90 किलोमीटर के पारंपरिक सर्कल को संदर्भित करता है। एक कोस अर्थात 3 किलोमीटर या 1.91 मील के बराबर होता है। यह संपूर्ण परिक्रमा इन सभी साइटों को पैदल पूरा करने की होती है। पहला है ब्रह्म सरोवर हर साल लाखों लोग जो है सोमवती अमावस्या को स्नान करने आते हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में पवित्र स्नान किया जाता है। उनका मानना है कि ऐसा करने से जन्म मरण के चक्कर से उनकी मुक्ति हो जाती है और सभी पापों से उनको छूट मिल जाती है। सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब है और हिंदू वंशावली रजिस्टर्ड यहाँ रखे गए हैं। सन्निहित सरोवर
तालाब को सात पवित्र सरस्वती का मिलन स्थान भी माना जाता है। सरोवर लोकप्रिय धारणा के अनुसार पवित्र जल इसमें शामिल है। अमावस्या या ग्रहण के दिन टैंक के पानी में या तालाब के पानी में स्नान करना असमय यज्ञ के आशीर्वाद के बराबर माना जाता है और यह माना गया है कि यह भगवान विष्णु का निवास स्थान भी है। ज्योतिषर प्रसिद्ध स्थल जहाँ पर अर्जुन को पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था और वृक्ष जो है उस समय का वृक्ष गीता का साक्षी माना गया है। पैनोरमा और विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में पैनोरमा विज्ञान केंद्र जो है एक सुंदर बेलनाकार इमारत है जिसका उपयोग आगंतुक गतिविधियों और प्रदर्शनियों और काम करने वाले मॉडल के लिए किया जाता है। पैनोरमा में विज्ञान केंद्र में दो अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी भूतल और दूसरी मंजिल में बेलनाकार दीवारें हैं। यहाँ कुछ वैज्ञानिक वस्तुओं को भी केंद्र में प्रदर्शित किया गया है। भूतल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति में इंडिया हेरिटेज नामक एक प्रदर्शनी है जिसमें पदार्थ के गुणों और प्राचीन भारतीय अवधारणा, परमाणु की संरचना, ज्यामिति, अंकगणितीय नियम, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और से संबंधित कार्य शामिल हैं। एक ऊंचे बेलनाकार भवन में अपनी सुरुचिपूर्ण वास्तुकला और परिवेश के साथ केंद्र का मुख्य आकर्षण कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध का एक जीवन पैनोरमा भी है। बेलनाकार में खड़े होकर कोई पांडवों और कौरवों के बीच कोई भी जो 18 दिनों के टकराव को से एपिसोड की 34 फीट ऊंची पेंटिंग महसूस कर सकता है और उसके साथ विलय युद्ध के इसमें मैदान का डायरिया है जो नरसंहार वास्तविक रूप में हुआ उसको प्रकाश ब्रह्मो और से गिरे, मतलब कि एक तरह से उस युद्ध का अनुभव किया जा सकता है जो उन दिनों में हुआ था। सेंटर्स बिल्डिंग के 4 दीवारों में एक विज्ञान पार्क भी है। केंद्र में जो कुरुक्षेत्र शहर के केंद्र में स्थित है। होटल और धर्मशालाएं हैं जिनमें डिलक्स या गेस्ट हाउस भी पैनोरमा में है। धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है और हरियाणा की परंपरा और सांस्कृतिक चित्रण के बारे में एक संग्रहालय है। स्थानेश्वर मंदिर या महादेव स्थानेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है। इस मंदिर पर ही कुंती ने पूजा करके मंत्र प्राप्त किया था और यह एक महत्वपूर्ण अंक गठन है जो लिंग प्राचीन और बहुत सारे अनुष्ठान प्रार्थना के साथ यहाँ पर पूजा की जाती है। तथा कुछ ही गज की दूरी पर भद्रकाली विच शक्ति का स्वरूप है जो भारत के 50 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि सती का दाहिना टखना यहीं पर गिरा था और वर्तमान में एक संगमरमर का टखना यहाँ दिखाया गया है जो सती के एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। शक्तिपीठ को अन्यथा सावित्री पिता भी कहा जाता है। सावित्री के विजेता को स्टानु कहा जाता है, इसलिए शहर को शिव का निवास स्थान भी कहा गया है। यहीं पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त किया था और महाभारत युद्ध में जीत का आशीर्वाद भी उन्होंने यहीं से ही लिया था। भीष्म कुंड नटकरी तीर्थ उस स्थान से जुड़ा है जब 10वें दिन भीष्म जी को बाण से यहाँ पर लेटा दिया गया था। तो जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया था कि वो उनके प्यास के लिए कुछ प्रबंध करें और उन्होंने किसी भी पात्र में जल लेने से मना कर दिया था। तो अर्जुन जी थे उन्होंने पर्जन्य अस्त्र नामक तीर के प्रयोग से जमीन से जल को निकाला था जिससे उनकी प्यास बुझी थी। इस करके उसे भीष्म कुंड कहा जाता है और भीष्म स्वर्ग में रहने के लिए कहा जाता है कि 58 दिन तक बाण से यहाँ पर रहे थे। अरण्य तीर्थ या अरुणय तीर्थ अम्बाड़ा रोड पर पिहोवा से 6 किलोमीटर दूर पर कुरुक्षेत्र शहर से 31 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह संत वशिष्ठ और विश्वामित्र से जुड़े तीर्थ स्थानों में से महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान सरस्वती और अरुणा नदी के मिलन बिंदु पर है। महाभारत और वामन पुराण में इस तीर्थ के महत्व के बारे में
वर्णन किया गया है। वर्तमान में तीर्थ महाकाव्य और पुराण में वर्णित कहानी के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ संगमेश्वर महादेव मंदिर नामक एक शिवाइट केंद्र है। यहाँ एक छोटा सा तालाब है और तालाब से सटे संगमेश्वर महादेव को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सहली होत्र तीर्थ जो है सरस, यह तीर्थ सरस में है और कुरुक्षेत्र से 18 किलोमीटर दूरी पर है। इसका नाम जो है ऋषि शालिहोत्र और गांव का नाम सरस के नाम पर रखा गया है। और ये माना जाता है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद का आयोजन यहाँ हुआ था। कृष्ण संग्रहालय 1987 में कृष्ण बौद्धिक और आध्यात्मिक महिमा का अवतार कभी आराधना का विषय रहा है। अवतार ये आराधना क्योंकि चरित्र को भगवान के रूप में, उनके चरित्र को भगवान का रूप मिला है, इसलिए बहुमुखी व्यक्तित्व ने उन्हें देवता बना दिया है। और कृष्ण के रहस्य को प्रकट करना वास्तव में एक करामाती अनुभव है। और आप कृष्ण के कपड़ों को खोलते हैं, यहाँ पर आप अपने नए आयाम को तलाशते हैं, उसमें आप एक नए आयाम को तलाशते हैं। तो इस तरह का संग्रहालय यहाँ बनाया गया है। मानवीय पहलू और मानवीय सभ्यता में अद्वितीय है और यहाँ की वन्यतियां जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और मिथक, इन सभी के बारे में यहाँ पर संग्रह किया गया है। बाबा काली कमली वाले जो हैं, उनका मंदिर जो है देवी काली को समर्पित है और मंदिर पे एक साइडस पेथ भी है। और लगभग 200 साल पहले उसी स्थान पर काली कमली वाले ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने इच्छा की थी कि देवी यहीं पर निवास करें। तब से यहाँ पर देवी की एक अष्ट धातु वाली मूर्ति है और जिसे कलाकारों द्वारा कोलकाता से कुरुक्षेत्र लाया गया था। तब से इसका नाम बाबा काली कमली वाले जी मंदिर हो गया। श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर 2 जुलाई मंदिर का उद्घाटन जो पवित्र शहर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और यह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा थानेश्वर में किया गया था। ब्रह्म सरोवर में स्थापित भव्य मंदिर में इसका उद्घाटन किया गया। शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली जो है सावित्री पीठ, देवी पीठ और कालिका पीठ तथा आदि पीठ के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिपीठ देवी को भद्रकाली, यहाँ माता सती का दाहिना टखना जो मैंने आपको पहले बताया था। शेख चिली का मकबरा, इस मकबरे का रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है और मुगल काल के दौरान मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले सूफी संत शेख चिली की याद में यह बनाया गया था। और प्रिंस का मुख्य मुर्शिद या शेख आध्यात्मिक मार्गदर्शक, हालांकि ऐतिहासिक रूप से लाहौर के हजरत शेख मियां मीर साहब के रूप में जाना जाता है। शेख चिली एक अतिरिक्त शिक्षक हो सकते थे। एक अन्य सिद्धांत के यह है कि तथाकथित मकबरा के हजरत मियां मीर साहब के ध्यानस्थ यानी कि ध्यानस्थ स्थान या ध्यानस्थ चिल्लस में से एक है, जो शायद उनके भटकने के दौरान क्षेत्र का दौरा करते हुए यहाँ थे। यह संभव है कि बाद में कार्यवाहक हजरत शेख के कुछ शिष्य उनकी चिल्ला यानी कि उनकी स्थान पर उनको दफना दिया गया। अन्य पर्यटक स्थल जो है यह क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बारसोंदा कुरुक्षेत्र, सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। और शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में स्थापित है। हरियाणा राज्य का पहला वॉल्ड्रम मतलब कि साइकिल प्रैक्टिस ट्रैक जो होता है उसको वॉल्ड्रम कहा जाता है। यह कहाँ स्थापित है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही बनेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन उमरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर 2016 को कार्य करना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र जो 2016 में स्थापित है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT 1963 में, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NDI जो है 2016 में कार्यरत है। कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय सरकार द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है जो 2018-19 में काम करना शुरू करेगा, जिसकी स्थापना 2017 में की गई। इसके अलावा इसका मुख्यालय जो है मतलब कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में है। कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल जो है पिहोवा रोड के पास ज्योति तीर्थ के पास ही है। यह हरियाणा राज्य विज्ञान परिषद सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें हरियाणा विज्ञान संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार के साथ सहयोग से इसको समर्पित हरियाणा की जनता को समर्पित किया गया है। और कल्पना चावला की याद में 6.50 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। तारामंडल 5 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और यहाँ पर हरे भरे एस्ट्रो पार्क हैं। तारामंडल उन लोगों की आदर्श है जो बड़े शहरों की धूल उद्यम से काफी परेशान हो चुके हैं। यह उनको शांतिपूर्ण वातावरण जो है उसका आनंद कराता है। बहुत कम समय में तारामंडल ने शहर में एक अद्वितीय और पसंदीदा पहुंच बना ली है और एस्ट्रो पार्क के अंदर उत्कृष्ट कार्यक्रमों और सहायक प्रदर्शन विज्ञान से कुछ इस क्षेत्र में अग्रणी सीखने में मदद मिलती है। और इसके अलावा यहाँ 24 जुलाई 2007 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तारामंडल को राष्ट्र को समर्पित किया था। स्वामी शारदानंद जी द्वारा 1912 में स्थापित युवा मन भारतीय लोकाचार और वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के लिए भव्य के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में शुरू किया था, जो अपनी स्कूली शिक्षा को 40 एकड़ परिक्षेत्र में सुरक्षित करते और सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था, ताकि जो उनके छात्रों के मन में सम्मान और करुणा पैदा हो और शिक्षा के माहौल को खुश और उत्तेजित पूर्ण तरीके से हो सके। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन ज्योतिसर में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। पर्यटन मंत्रालय भारत के द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से यह एक स्वायत्त संस्थान है और AICTE से मान्यता प्राप्त है और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा से संबंध है, यानी उनके अंडर यह काम करता है। रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत के संत पर्व पर आधारित एक कथात्मक कविता कुरुक्षेत्र नामक एक महाकाव्य लिखी है। उन्होंने कविता तब लिखी थी जब द्वितीय विश्व युद्ध की यादें उनके जहन में ताजा थी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की और उल्लेखनीय व्यक्तियों की। तो सुखदा प्रीतम डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दिल्ली से, ये यहाँ की प्रसिद्ध महिला है। इसके अलावा सुरेंद्र कौर जो शाहबाद मारकंडा से संबंधित है, वे भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की सदस्य हैं और हरियाणा की रहने वाली हैं और टीम के साथ खेलते उन्होंने 2004 में एशिया कप में गोल्ड जीता था। तो ये इनकी बहुत ही खास उपलब्धि है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी तो ये फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, जिसकी सहायता से हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए अच्छा मटेरियल लाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो बेल आइकन को दोबारा से प्रेस करके उसको ब्लैक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।